तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। मैं आपको सिखा रहा हूँ कस्टम्स एक्ट 1962 किस तरह से कस्टम क्लियरेंस किया जाता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट किस तरह से किया जाता है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर आपको करना है तो आपको कस्टम्स के कैरिडोर से जाना होता है, और कस्टम से कैरिडोर में जाने के बाद आपको एक एजेंट की ज़रूरत होती है जो कि कस्टम क्लियरेंस का काम करता है। तो एजेंट बेसिकली क्या करता है, आपके जो गुड्स है, आपके जो माल है, उसको कस्टम्स के स्टेशन में ले जाकर वहाँ पे कस्टम्स क्लियर करके देता है, और जो भी आपको वहाँ पे ड्यूटी वगैरह लगेगा, जो भी चार्जेस होंगे वो आपको पे करने होंगे। तो दोस्तों, चलिए सीधे चलते हैं। अब हम ये वीडियो में दो सेक्शंस देखेंगे जो कि कस्टम्स एक्ट 1962 में 1 और 2 नंबर पे है। तो इसमें चैप्टर्स भी है 17 चैप्टर, और पूरे सेक्शंस जो है 17 चैप्टर में 161 है। तो दोस्तों, अभी पहला चैप्टर जो है वो प्रिलिमिनरी दिया है, और ये पहले चैप्टर में आपको दो सेक्शंस मिलेंगे। यहाँ पे फर्स्ट सेक्शन जो है वो सेक्शन फर्स्ट, शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट एंड एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट में सब सेक्शन फर्स्ट जो है वो आता है कि दिस एक्ट may be called the Customs Act 1962। तो सब सेक्शन में 1, और उसमें भी अगर 1 नीचे दिया है तो उसे सब सेक्शन कहते हैं। सब सेक्शन 1 जो है वो दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज अ कस्टम्स एक्ट 1962। और इसमें सब सेक्शन 2 जो आता है वो उसमें मेंशन क्या है, इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया एंड इंक्लूडिंग एनी ऑफिस committed outside India. There also this act may be implement। तो ये पूरे इंडिया में लागू होता है एक्ट, और जो भी पर्सन अगर इंडिया के बाहर रहकर भी कोई ऑफेंस करता है तो उसके लिए भी ये एक्ट जो है वो लागू रहेगा। और ये जो कस्टम्स एक्ट 1962 है वो कब से इम्प्लीमेंट हुआ था, तो ये इम्प्लीमेंट हुआ था 1 फरवरी 1963। ये 62 ईयर में ये पूरा तैयार हुआ था, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन, इसका स्टार्ट कब हुआ, तो ये 1 फरवरी 1963 से ये एक्ट चालू हुआ, और उस दिन से एक्ट के जो भी सेक्शन है वो इम्प्लीमेंट शुरू हो गए। और यहाँ पे सब सेक्शन 3 जो दिया है, इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एट द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट। ऑफिशियल गैजेट यानी कि जो भारतीय राजपत्र जो होता है वो है। तो मैंने अभी बताया था आपको कि ये इम्प्लीमेंट हुआ था 1 फरवरी 1963 से। तो ये हुआ था आपका शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट सेक्शन फर्स्ट। और सेक्शन 2 में क्या है कि पूरे डेफिनेशंस है। एक्ट में जितने भी आपको वर्ड्स दिखेंगे, यानी कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या है, वेयर हाउस क्या है, इंपोर्टर एक्सपोर्टर क्या है, एक्सपोर्ट गुड क्या है, इंपोर्ट गुड्स क्या है, उसके बाद प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम्स कौन है, उसके बाद गुड्स को क्या कहते हैं। तो ये पूरे डेफिनेशंस जो है, जो पूरे एक्ट में दिए हैं वर्ड्स, उसके डेफिनेशंस है, तो वो आपको समझने में काफ़ी मदद होगी। सो understanding the concept of the words, here is mentioned section 2 definitions, and in the same first subsection first is
is a definition of in this context unless the otherwise requires. सबसेक्शन फर्स्ट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ये फर्स्ट डेफिनेशन है. तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मीन्स एनी अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू पास एनी ऑर्डर और डिसीजन including any officer of the customs but does not include the commissioner, appeals board and appellate tribunal. So यहाँ पे बोर्ड जो है, what is the board? बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स. सो सेक्शन 2 में फर्स्ट डेफिनेशन जो है वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. So adjudicating authority means any authority competent to pass any order under this act but does not include the appellate tribunal or commissioner, appeals or board. तो adjudicating authority कौन हो सकता है यहाँ पे? Any officer of customs. So this may be superintendent, this may be assistant commissioner of customs, deputy commissioner of customs, this may be commissioner of customs और एडिशनल और जॉइंट कमिश्नर ऑफ कस्टम्स. तो इनमें से कोई भी ऑफिसर जो है वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी हो सकता है. तो चले चलते अभी अपने दूसरे डेफिनेशन की तरफ. तो यहाँ पे इंसर्ट किया है सब सेक्शन फर्स्ट ए. नाउ हियर इज एयरक्राफ्ट. जो भी एयरक्राफ्ट से अगर आप कोई गुड्स इंडिया में लाते हो तो यहाँ पे एयरक्राफ्ट मीन्स एयरक्राफ्ट हैज द सेम मीनिंग एज इन दी एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 22 ऑफ 1934. तो एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 में एयरक्राफ्ट की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगी कस्टम्स एक्ट 1962. तो यहाँ पे अलग कुछ डेफिनेशन नहीं दिया हुआ है एयरक्राफ्ट के बारे में. तो आपको मैं तुरंत बताता हूँ कि एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 में डेफिनेशन जो है क्या दी हुई है एयरक्राफ्ट की. तो यहाँ पे दिया है एयरक्राफ्ट मीन्स एनी मशीन विच कैन derive support in the atmosphere from reactions of the air other than reactions of the air against the earth's surface and includes balloons whether fixed or free, airships, kites, glides and flying machines. तो जो भी एयर में एयर से गुड्स आते हैं तो उसके लिए एयरक्राफ्ट जो है यहाँ पे डेफिनेशन दी है. और कस्टम्स एक्ट 1962 में एयरक्राफ्ट की डेफिनेशन वही आपको इम्प्लीमेंट करनी है जो एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 में दी हुई है, जो कि 2022 नोटिफिकेशन में 1934 में ये एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ था. तो चले चलते अभी कस्टम्स एक्ट 1962, इसमें हम देख रहे हैं सेक्शन 2 और इसमें अभी हम देखेंगे तीसरा डेफिनेशन फर्स्ट बी, सब सेक्शन फर्स्ट बी. तो इसमें फर्स्ट बी दिया है अपीलेट ट्रिब्यूनल मीन्स कस्टम्स, सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल. तो ये तीनों मिलाकर एक अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाया था जो कि कस्टम्स में भी लागू होता है, सेंट्रल एक्साइज के रिलेटेड जो भी रहेगा उसमें भी लागू रहेगा, और सर्विस टैक्स जो पहले 2017 से पहले था. तो ये तीनों बॉडी के मिलाकर एक अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाया था. कोई भी केस रहता था तो ये अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाता था. तो यहाँ पे अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है वो अंडर सेक्शन 129 ऑफ द कस्टम्स एक्ट 1962 में मेंशन किया हुआ.
तो आपको मैं बताता हूँ कि अपीलेट ट्रिब्यूनल जो कंस्टिट्यूट किया है अंडर सेक्शन 129 उसका प्रॉपर डेफिनेशन क्या है. The central government shall constitute an appellate tribunal to be called the Customs Excise Service Tax Appellate Tribunal, consisting of as many judicial and technical members, and it thinks fit to exercise the powers and discharge the functions conferred on the appellate tribunal by this act. तो appellate tribunal में जुडिशियल और टेक्निकल मेंबर्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है और उनका बनाकर अपीलेट ट्रिब्यूनल बनता है. दोस्तों, अभी तक हमने देखा सबसेक्शन फर्स्ट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की डेफिनेशन, सब सेक्शन 2 में देखा हमने एयरक्राफ्ट, सब सेक्शन फर्स्ट बी में हमने देखा कि अपीलेट ट्रिब्यूनल क्या होता है. So guys, coming on the Customs Act 1962, section 2 of the definition. Subsection 2, assessment. Now assessment has been described very brief here. Now see subsection 2 of section 2 definitions of the Customs Act 1962, 52 of 1962 states that assessment means determination of the dutiability of any goods and the amount of duty, tax, sales or any other sum so payable if any under this act or under the Customs Act 1975, 51 of 1975, hereafter referred to as the Customs Act or under any other law for the time being in force, with reference to Clause A, the tariff classification of such goods as determined in accordance with the provisions of the Customs Tariff Act 1975. Then Clause B, the value of such goods as determined in accordance with the provisions of this Act and the Customs Tariff Act. Now Clause C, exemption or concession of duty, tax, sales or any other term contemplated upon any notification issued therefore under this Act or under the Customs Tariff Act or under any other law for the time being in force. So assessment क्या होता है बेसिकली? असेसमेंट मतलब जो भी हमने गुड्स लाए हैं उसका वैल्यूएशन करना होता है कस्टम्स ऑफिसर को कि जो हमने जो गुड्स लाए हैं इंडिया के बाहर से वो उसका करेक्ट वैल्यू डिक्लेयर किया कि नहीं, इंपोर्टर ने उसका करेक्ट वैल्यू डिक्लेयर किया कि नहीं, और वो कहाँ से इम्प्लीमेंट करना होता है कस्टम ऑफिसर. तो कस्टम ऑफिसर रिफर करता है द कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975. अब इसमें क्या होता है, टैरिफ क्या है, तो टैरिफ में हर एक प्रोडक्ट का ड्यूटी स्ट्रक्चर दिया हुआ है. टैरिफ में हर एक प्रोडक्ट का ड्यूटी स्ट्रक्चर दिया हुआ है. तो अगर एक प्रोडक्ट की अगर मान लो कि ये अगर एक पेन जो है 10 रुपए को है तो ये 10 रुपए के प्रोडक्ट की प्राइस जब हम इनवॉइस में मेंशन करते हैं तो कस्टम्स अथॉरिटी उसके ऊपर कस्टम्स ड्यूटी लगाता है 7%, 10% और 5%. These are the slabs which are given in the customs tariff. So at the time of assessment, customs officer refer the customs tariff to ascertain the value of this product and also refer the classification of this pen that importer and exporter or custom broker has declared these pen in the right classification or not. For verify the same, customs officer refer the customs tariff as well as for verification of the duty structure, custom officer refer the customs tariff. Now here also
customs officers refer any exemption or notification issued by central government after customs tariff or which is not in the customs tariff. So basically notification exemptions comes when if central government is trying to low duty or trying to higher custom duty on this product, or there is any certificates required for importing this product. So all these information is we can see in the exemption or notifications issued by central government in related to this chapter. So assessment में ये सब क्राइटेरिया जो है वो कस्टम्स ऑफिसर वेरीफाई करता है तो असेसमेंट कंप्लीट हो जाता है. तो in simple words, assessment is the valuation of the goods which is customs officer is verifying. Now comes here subsection 3 baggage. So baggage includes unaccompanied baggage but does not include motor vehicle. तो यहाँ पे जो डेफिनेशन दी हुई है बैगेज की, तो अनकम्पनी बैगेज मतलब कि जो अगर कोई आदमी एयरक्राफ्ट से अगर मान लो सिंगापुर से इंडिया आ रहा है और उसके साथ उसके मतलब कुछ बैग बहुत ज़्यादा उसका मटेरियल है, उसका सामान है, वहाँ से यहाँ पे ला रहा है, अगर 2, 3, 4, 5 लगेज है उसका, तो वो अनकम्पनीड बैगेज में जाता है. और एक छोटा बैग है अपने साथ, अगर वो अपने हाथ में पकड़ कर ले जा सकता है तो उसे बैगेज कहते हैं. अनकम्पनीड बैगेज मतलब जो अभी अपने साथ वो ला नहीं सकता, वो बाद में भी आ सकता है, या वो पैसेंजर आने के पहले भी वो अपने अनकम्पनीड बैगेज इंडिया में भेज सकता है. तो बैगेज में यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया कि डज नॉट इंक्लूड मोटर व्हीकल्स. तो मोटर व्हीकल्स जो है वो बैगेज में नहीं आ सकते. उसका अगर आपको विदेश से इंडिया लाना है तो एज अ नॉर्मल इंपोर्ट उसे देखा जाएगा. एज अ नॉर्मल इंपोर्ट आपको उसकी ड्यूटी जो है पे करनी पड़ेगी अगर आप कोई कार या कोई मोटर बाइक विदेश से इंडिया लाते हो. तो वो सबसेक्शन 3 baggage includes unaccompanied baggage but does not include the motor vehicles. Now come forward. Subsection 3A. Subsection 3A of Section 2 Definitions of the Customs Act 1962 52 of 1962 states that beneficial owner means any person who has on whose behalf the goods are being imported or exported or who exercises effective control over the goods being imported or exported. तो beneficial owner जो होता है, जो भी गुड्स लाए हैं उसका कंट्रोल उसके जिसके हाथ में रहता है उसे beneficial owner कहते हैं. Now comes forward for the subsection 4 bill of entry. Subsection 4 bill of entry means a bill of entry referred to in section 46. सेक्शन 46 क्या है? तो सेक्शन 46 में बिल ऑफ एंट्री फाइल करना है, यानी कि अपने जो गुड्स लाए हैं इंडिया में विदेश से उसका डिक्लेरेशन देना है कस्टम्स को, उसे बिल ऑफ एंट्री कहते हैं.
So bill of entry nothing but only a declaration of the goods. अगर मैंने पेन लाया है विदेश से तो इसका मुझे डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, ये कौन सा पेन है, इसकी कितनी वैल्यू, कितने क्वांटिटीज मैंने लाए हैं, 1 लाए हैं, 10 लाए हैं, और किससे लाए हैं, और यहाँ का इंपोर्टर कौन है, और कहाँ से किस कंपनी से मैंने लाए हैं, उसका नाम वहाँ पे मेंशन करना, कितना क्वांटिटी है, उसका कितना वैल्यू है, किस तरह का पेन है, मेड ऑफ क्या है, तो ये सब वो डिक्लेयर मुझे करना पड़ेगा किस, और उसकी जो करेक्ट क्लासिफिकेशन है और करेक्ट ड्यूटी है वो आपको वहाँ पे कस्टम्स में डिक्लेयर करनी पड़ेगी. तो बिल ऑफ एंट्री इज ओनली a declaration of the goods which are imported into the India. Now see subsection 5. Bill of export means or bill of export referred to in section 50. तो अगले डेफिनेशन की तरफ आते हैं. सब सेक्शन 6 बोर्ड मीन्स द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडियन टैक्सेस एंड कस्टम्स constituted under the Central Boards of Revenue Act 1963, 54 of 1963. तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडिया टैक्सेस एंड कस्टम्स ये किसके अंतर्गत आता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडिया टैक्सेस एंड कस्टम्स कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू. और ये जो है कंस्टिट्यूट हुआ था सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यूज एक्ट 1963 में, 54 ऑफ 1963 में, इस ईयर में ये बोर्ड जो है कंस्टिट्यूट हुआ था. नाउ कम्स फॉरवर्ड सब सेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 2 definitions of the customs act 1962, 52 of 1962. Coastal goods means the goods which are other than imported goods transported in one port of India to another port in India only. So coastal goods क्या होते हैं कि जो गुड्स इंपोर्ट नहीं किए जाते, ओनली इंडिया टू इंडिया के पोर्ट में उसे वेसल के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उसे कोस्टल गुड्स कहते हैं. तो कोस्टल गुड्स क्या है और इंपोर्टेड गुड्स क्या है? इंपोर्टेड गुड्स मीन्स एनी गुड्स व्हिच आर इंपोर्टेड इनटू इंडिया फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, एंड कोस्टल गुड्स मीन्स द गुड्स अदर देन इंपोर्टेड गुड्स व्हिच आर transported from one port of India to another port of India only. Okay, so now comes here subsection 7A. 7A दिया हुआ है यहाँ पे. तो 7A में कौन सी डेफिनेशन है? तो 7A में कमिश्नर अपील्स means a person appointed to be a commissioner of customs of appeals under subsection 1 of section 4. अब सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 क्या है? तो वहां पे कस्टम्स ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाता है एक एक्ट के अंतर्गत जो भी कार्य करना है उसके लिए. तो वहां पे कस्टम कमिश्नर अपील्स को भी अपॉइंट करता है. सब सेक्शन 7 में क्या आता है? सब सेक्शन 7 कॉमन पोर्टल मीन्स द कॉमन कस्टम्स इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल referred to in section 154C. तो कॉमन कस्टम्स इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल means where we can file bill of entry or document or any separate bill. This is the common customs electronic portal which is referred to in section 154C. Subsection 8. Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs except for the purposes of chapter 15 includes an additional Commissioner of Customs. Subsection 8. Subsection 8 में जो है वो Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs except for the purposes of chapter 15
includes an additional commissioner of customs. Then subsection 9, conveys includes a vessel, aircraft and vehicle. So conveys यानी कि vessel, aircraft and a vehicle means जो भी गुड्स लाने के लिए इस्तेमाल होता है उसे कन्वेंस में यहाँ पे डिफाइंड किया हुआ है कस्टम्स एक्ट 1962। सब सेक्शन 10, कस्टम्स एयरपोर्ट। कस्टम्स एयरपोर्ट मीन्स एनी एयरपोर्ट अपॉइंटेड अंडर क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 7 ऑफ द कस्टम्स एक्ट which is a customs airport and include a place appointed in clause AA of that section to be a air freight station. तो कस्टम्स एयरपोर्ट जो है वो सेक्शन 7 सब सेक्शन ए में डिफाइन किया हुआ है। देन आता है सबसेक्शन 11, कस्टम्स एरिया means the area of a customs station or a warehouse, includes any area in which imported goods or export goods are ordinarily kept before clearance or by customs authorities. Subsection 12, customs port means any port appointed under clause A of section 7 to be a customs port and includes a place appointed under clause AA of that section to be an inland container depot. Subsection 13, customs station. Customs station means any customs port, customs airport, international courier terminal, foreign post office or land customs station. Then subsection 14, dutiable goods means any goods which are dutiable to duty and on which duty has not been paid. Subsection 15, duty. Duty means a duty which are leviable under the Customs Act 1962. Now comes subsection 16, entry. Entry in relation to goods means an entry made in a bill of entry, shipping bill, bill of export, and includes the entry made under the regulations made under section 84. So section 84 में जो भी गुड्स पोस्ट और कुरियर में लाते हैं उनका एंट्री होता है। उनका एंट्री करना होता है, उससे बिना अपना क्लियरेंस नहीं होगा कस्टम्स में। देन subsection 7, examination. Examination means in relation to any goods include weighment and measurement of their. Examination मतलब कि कोई भी गुड्स का इंस्पेक्शन करना, उनका वेमेंट करना, उनका मेजरमेंट करना, तो उसको एग्जामिन करते हैं और वो वेरीफाई करना जो इम्पोर्टर ने डिक्लेरेशन दिया है उससे टैली होता है कि। तो ये एग्जामिनेशन जो है वो कस्टम्स ऑफिसर करता है इन द कस्टम स्टेशन एट द टाइम ऑफ कस्टम क्लियरेंस। नेक्स्ट जो है सबसेक्शन 18, एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट की डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है। With its grammatical variations and cognate expressions means taking out of India to place outside India. Taking place of outside India
taken out of India to a place outside India. Now subsection 19, export goods means goods which are taken out of India to a place outside India. These are the export goods. Now subsection 20, exporter. Exporter in relation to any goods at any time between their entry for export and the time when they are imported and the time when they are exported includes any owner, beneficial owner or any person holding in safe out to be exporter. ये एक्सपोर्टर की यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है. सब सेक्शन 20 में एक्सपोर्टर की डेफिनेशन दी हुई है. एक्सपोर्टर इन रिलेशन टू एनी गुड्स एट एनी टाइम entry of export and the time when they are exported from India, any owner, beneficial owner and the owner which is holding is allowed to be the exporter. Now subsection 20A, foreign post office means any post office operated under clause E of a subsection 1 of section 7 to be a foreign post office. तो फॉरेन पोस्ट ऑफिस में भी आपका क्लियरेंस हो सकता है अगर आपका कुछ फॉरेन से कुछ पोस्ट आया है तो. सबसेक्शन 21, फॉरेन गोइंग वेसल और एयरक्राफ्ट मीन्स एनी वेसल और एयरक्राफ्ट फॉर द टाइम बीइंग एंगेज इन द कैरिज ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स बिटवीन एनी पोर्ट और एयरपोर्ट इन इंडिया एंड एनी पोर्ट और एयरपोर्ट आउटसाइड इंडिया वेदर लॉन्चिंग, टचिंग any intermediate port or airport in India or not, and includes clause first any naval vessel of foreign going taking part in naval exercises, clause second any vessel engaged in fishing or any other operations outside the territorial waters of India. Subsection 3, any vessel or aircraft proceeding to a place outside India for any purpose whatsoever. Subsection 21, fund. Fund means the consumer welfare fund established under section 12C of the Central Excise and Salts Act 1944, first of 1944. Subsection 22, goods includes clause A, vessels, aircraft and vehicles, clause B, stores, clause C, baggage, clause D, currency and negotiable instruments, and clause E, any other kind of movable property. So goods may include a vessel, aircraft, vehicles, stores, baggage, any other kind of movable property, and negotiable currency and negotiable instruments. Subsection 23 में दिया है import. Import with its grammatical variations and cognate expressions means bringing into India from outside India. It's called import. Import means which is grammatical variations and cognate expressions bringing into India from outside India. It's called import. And import under subsection 23 of section 2 definition of the 1962 of the Customs Act 85 K. Now subsection 24, arrival manifest or import manifest. Or import report means the manifesto or report required to be delivered under section 30. तो मैनिफेस्ट यानी कि क्या होता है कि अगर इंडिया में माल आ गया तो उसका जो वेसल ऑपरेटर है उसको वो माल का एक आइडेंटिफिकेशन नंबर कस्टम्स में सबमिट करना पड़ेगा. तो उसे बोला गया है इंपोर्ट मैनिफेस्ट, इंपोर्ट रिपोर्ट और अराइवल मैनिफेस्ट. तो आगे सब सेक्शन 25 इंपोर्टेड गुड्स में means any goods brought into India from a place outside India but does not include the goods which have been cleared for home consumption. So subsection 25 में imported goods की जो definition दी हुई है उसमें
any goods brought into India from outside India but does not clear the goods which are cleared for home consumption. Means जो भी इंपोर्टेड गुड्स होम कंजप्शन के लिए क्लियर्ड हुए उसको इंपोर्टेड गुड्स नहीं माना जाएगा. जब तक आपका क्लियरेंस नहीं होता है तब तक वो इंपोर्टेड गुड्स रहेंगे. और जब आपको कस्टम्स ऑफिसर ये माल क्लियर करने की अनुमति देगा और जब उसको क्लियरेंस की अनुमति मिल गई तब वो इंपोर्टेड गुड्स नहीं माने जाएंगे. Subsection 26. Importer in relation to any goods at any time between their importation and the time when they are cleared for home consumption includes any owner, beneficial owner or any person which holds himself an importer. He is the importer. So इंपोर्टर डेफिनेशन जो है सब सेक्शन 26 में दी हुई है. सब सेक्शन 27 में इंडिया की डेफिनेशन दी हुई. इंडिया इंक्लूड्स द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया. आपको क्वेश्चन आया रहेगा, डाउट आया रहेगा, ये टेरिटोरियल वाटर्स क्या है, टेरिटोरियल वाटर्स क्या है. तो इंडिया के बॉर्डर से 10 नॉटिकल माइल्स का जो भी परिसर आता है उसे टेरिटोरियल वाटर्स कहते हैं. अप टू 1200 नॉटिकल माइल्स कस्टम्स ऑफिसर का अधिकार क्षेत्र होता है. तो कस्टम्स के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है अप टू 1200 नॉटिकल माइल्स ऑफ into the water implement रहते हैं. Subsection 28. Indian customs waters means the water extending into the sea up to the limit of exclusive economic zones under section 7 of the territorial waters, continental shelf, exclusive economic zone and other maritime zones act 1976, 80 of 1976 and includes any bay, gulf, harbor, creek or tidal river. तो इंडियन कस्टम्स वाटर्स जो अप टू 200 नॉटिकल माइल्स उसका जो लिमिट दिया हुआ है और जो भी खाड़ी या खाद या इंडिया की बॉर्डर होगी, जो भी रिवर होगी, वो भी उसमें इंक्लूड होगा इंडियन कस्टम्स वाटर में. Subsection 28A. International Courier Terminal means any place appointed under clause F of subsection 1 of section 7 of the Customs Act 1962 to be an international courier terminal. Subsection 29. Land custom stations means a place appointed under clause B of section 7 of the Customs Act 1962 to be a land custom station. Subsection 30. Market price in relation to any goods means the wholesale price of the goods in the ordinary course of trade in India. Subsection 30A. National Tax Tribunal means National Tax Tribunal established under Section 3 of the National Tax Tribunal Act 2005, 49 of 2005. Section 30AA. Notification means notification published in the official gazette of the expression notify with its cognate meaning and grammatical variation shall be construed accordingly. Now comes subsection 30B. Passenger name record information means the record prepared by an operator of any aircraft or vessel or vehicle or his authorized agent for each journey booked by
और ऑन बिहाफ ऑफ एनी पैसेंजर। जो भी फॉरेन से एयरक्राफ्ट वेसल या कोई भी व्हीकल आता है तो उसमें जो भी पैसेंजर है उसका लिस्ट जो है आपको कस्टम्स में देना पड़ेगा, उसे पैसेंजर नेम रिकॉर्डेड कहते हैं। सो दिस इज ऑल मैंडेटरी थिंग्स। इफ एनी पर्सन कमिंग फ्रॉम फॉरेन कंट्री टू इंडिया, द वेसल ऑपरेटर or aircraft operator or vehicle driver have to submit all the details to the customs at the time of entering into the India. Now subsection 31, person in charge means cross the in relation to a vessel, the master of the vessel. In relation to a aircraft, a commander or pilot in charge of the aircraft. Clause C, in relation to a railway train, the conductor, guard, or the person having the chief direction of the train. And clause D, in relation to any other conveyance, driver or person in charge of that conveyance. So इसे person in charge of कहते हैं। Subsection 32, prescribed means prescribed by regulations made under this act. Subsection 33, prohibited goods means goods, the import of export which is subject to any prohibition under this act or any other law for the time being in force, but does not include the any such goods in respect of which the conditions subject to which the goods are permitted to be imported or exported have been complied of. Prohibited goods means the goods which are prohibited to enter into India. जो goods इंडिया में आप ला नहीं सकते, जिनका प्रतिबंध लगाया है इंडिया में लाने के लिए, उसे प्रोहिबिटेड गुड्स कहते हैं। अब प्रोहिबिटेड गुड्स में क्या क्या आता है? आर्म्स, एम्यूनिशन, एक्सप्लोजिव, नार्कोटिक्स, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्सेप्ट फॉर फार्मा इंडस्ट्री। सो दीज आर द प्रोहिबिटेड गुड्स। Subsection 34, proper officer in relation to any functions to be performed under this act means the officer of customs who is assigned those functions by the board or the principal officer of customs or commissioner of customs. तो proper officer मतलब बोर्ड ने जो अपॉइंट किया है कस्टम्स क्लियरेंस करने के लिए, जो भी ऑफिसर रहेगा, चाहे वो सुप्रीटेंडेंट, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कस्टम्स, डिप्टी कमिश्नर ऑफ कस्टम्स, उसके बाद एडिशनल कमिश्नर ऑफ कस्टम्स और जॉइंट कमिश्नर ऑफ कस्टम्स और कमिश्नर ऑफ कस्टम्स और चीफ कमिश्नर ऑफ कस्टम्स और प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ कस्टम्स और प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ कस्टम्स। तो कोई भी ऑफिसर जो है वो प्रॉपर ऑफिसर हो सकता है। Subsection 35, regulations means regulations made by the board under any provisions of this act. So regulations जो है ओनली बोर्ड बनाता है। जो भी रेगुलेशंस है वो ओनली बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स बनाता है। नाउ कम्स सबसेक्शन 36, रूल्स। रूल्स मीन्स द रूल्स मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर एनी प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। तो पहले आपने देखा कि रेगुलेशन जो है बोर्ड बनाता है और यहाँ पे रूल्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। तो रूल्स बेसिकली क्या होते हैं कि जिसमें रेवेन्यू इंप्लीमेंट करना होता है। रेवेन्यू इंप्लीमेंट यानी कि ड्यूटी लिविड करनी है यानी गुड्स के ऊपर, तो वहां पे रूल्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, क्योंकि ड्यूटी जो है गुड्स के ऊपर ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर सकता है या स्टेट गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर सकता है। सो इन रिगार्ड्स टू एनी वैल्यू or any duty leviable, there will be customs. Only the central government or state government can implement duty on any goods. Hence, rules only comes under the central government. And regulations means मतलब अगर ये रूल बनाया है उसके रेगुलेशन क्या है, किस तरह से वो फॉलो करना है, क्या नहीं करना है और किस तरह से किस क्राइटेरिया में उसे इम्प्लीमेंट करना है, तो ये सारे रेगुलेशंस जो है वो बोर्ड बनाता है।
बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंतर्गत आता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उसका अपर बॉडी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। तो ऊपर से इसका क्रम जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नीचे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के नीचे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के नीचे सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, और ये बोर्ड के अंदर आता है फिर नीचे कस्टम्स। तो आपने देखा कि कस्टम्स के ऊपर कितने डिपार्टमेंट है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स फर्स्ट हुआ, उसके ऊपर है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, तीसरा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ऊपर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो चलिए आगे चलते हैं। सब सेक्शन 37 शिपिंग बिल्स मीन्स अ शिपिंग बिल रिफर टू इन सेक्शन 50। तो शिपिंग बिल क्या है? शिपिंग बिल जो है वो अगर आपको कोई भी गुड्स इंडिया से एक्सपोर्ट करना है अदर कंट्रीज में, एनी फॉरेन कंट्री में, तो कस्टम्स में आपको एक डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ेगा गुड्स का, उसे शिपिंग बिल कहते हैं। तो डिक्लेरेशन में आपको क्या क्या फाइल करना पड़ेगा? वो गुड्स का प्रोडक्शन किसने किया है, उसका कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन क्या है, उसका क्लासिफिकेशन, कितना क्वांटिटी है, कितना ड्यूटी रेट उसमें एप्लीकेबल हुआ है नहीं, कौन से शिपिंग बिल में आपको फाइल करना है वो भी आप चूज कर सकते हो, कितना वैल्यू है, तो ये सब आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो इसे शिपिंग बिल कहते हैं। सब सेक्शन 38 स्टोर्स। Stores means goods for use in a vessel or aircraft and includes fuel and spare parts and other articles of equipment, whether or not for immediate fitting. Stores मतलब any aircraft or vessel is going outside India. Stores may be included any consumed item is there, or any spare parts or articles of equipment which is required for vessel or aircraft at the time of traveling. So this also includes in the stores. Subsection 39 smuggling. Smuggling in relation to any goods means any act or omission which renders such goods liable to confiscation under section 111 or section 130. Subsection 40. Tariff value in relation to any goods means the tariff value fixed in respect thereof under subsection 2 of section 40. So tariff value जो है वो कस्टम्स डिसाइड करता है गुड्स के ऊपर इतना वैल्यू लगेगा, तो उसी वैल्यू के ऊपर आपको ड्यूटी पे करना है कस्टम्स को। ट्रांजैक्शन वैल्यू पे आपको ड्यूटी पेमेंट नहीं करना है। टैरिफ वैल्यू में कौन कौन से आइटम्स आते हैं? गोल्ड, सिल्वर, ब्रास क्रैप, कॉपी सेट, ये सारे आइटम्स जो है वो टैरिफ वैल्यू में आते हैं। और कस्टम्स इसका टैरिफ वैल्यू है जो है वो फिक्स करते रहता है, हर एक फोर्टनाइटली डिसाइड करता रहता है इतना कितना वैल्यू रहेगा इसका। फोर्टनाइटली मतलब क्या है? एवरी 15 डेज के अंदर, नॉट नेसेसरी एवरी, बट फोर्टनाइटली जरूर इसे पता है ये टैरिफ वैल्यू। सबसेक्शन 41 वैल्यू इन रिलेशन टू एनी गुड्स मीन्स द वैल्यू देयर ऑफ डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 14। सेक्शन 14 क्या है? सेक्शन 14 है वैल्यूएशन ऑफ गुड्स। तो गुड्स की जो वैल्यू है वो डिसाइड होती है सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 14। किसके ऊपर डिसाइड होती है? ट्रांजैक्शन वैल्यू के ऊपर डिसाइड होती है। वैल्यू बाय कंपैरिजन वो डिसाइड कर सकता है कस्टम्स ऑफिसर, जो कि कस्टम्स वैल्यू डिटरमिनेशन ऑफ कस्टम्स वैल्यू इंपोर्टेड गुड्स 2007 के अंतर्गत डिसाइड होता है। फर्स्ट तो ट्रांजैक्शन वैल्यू के ऊपर डिसाइड कर सकता है, देन
वैल्यू बाय कंपैरिजन, देन कर सकता है कंप्यूटर मेथड ऑफ वैल्यू, देन रेसिडुअल मेथड ऑफ वैल्यू। तो वैल्यू इस तरह से डिसाइड होती है और ये यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है। सब सेक्शन 42 व्हीकल मीन्स एनी कन्वेंस एनी काइंड ऑफ यूज ऑन अ लैंड इंक्लूड्स a railway vehicle. Subsection 43 warehouse means a public warehouse license under section 57, a private warehouse license under section 58, a special warehouse license under section 58A. These are the warehouses and in which any importer can keep his goods before home clearance of the goods. And the last one, definition in the Customs Act 1962, section 2 of definitions is warehouse goods means any goods deposited in a warehouse. तो वेयरहाउस में जो भी हम गुड्स रखेंगे उसको वेयरहाउस गुड्स कहा जाता है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे चैप्टर फर्स्ट ऑफ कस्टम्स एक्ट 1962 देखा है, which is of only 2 sections. First, short title, extent and commencement, and second is definition. And in the definition we have saw 44 definitions, which is which words are used in the Customs Act 1962. For easy understanding of the Customs Act, these words are explained here. So you have to do reading with concentration and with one point focus and without any deviation. So guys, मिलते हैं अगले वीडियो में, चैप्टर 2 हम देखेंगे। So guys, मैं हूं मंगेश हांडे और आप देख रहे थे कस्टम्स एक्ट 1962 के ऊपर इंफॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लें। थैंक यू।